नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है, एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। मैं सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। उसमें हम ब्रिटिश संविधान देख रहे हैं। कल हमने लॉर्ड सभा के बारे में देखा था, उसकी रचना देखी थी कि जो इसके सारे सदस्य हैं वो वंशानुगत हैं और हम लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष है वो लॉर्ड चांसलर कहलाता है और गण पूर्ति यानी क्वोरम सदस्य संख्या 3 है। इसका अर्थ है कि अगर मिनिमम 3 सदस्य भी सभा में उपस्थित होंगे तो सभा की कार्यविधि चल सकेगी। इसके बाद हम देखेंगे शक्तियाँ एवं कार्य। तो पहला कार्य है इसका परामर्श संबंधी कार्य। जब कभी ऐसा होता है कि कॉमन सभा का विघटन हो जाता है और मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है तो सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर यह सदन उसे परामर्श प्रदान करता है। दूसरा है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में ये है कि जो साधारण विधेयक हैं वो कॉमन सभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं और लॉर्ड सभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर कॉमन सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और जब वो लॉर्ड सभा में आते हैं तो या तो वो तुरंत उस पर हस्ताक्षर कर दे और या फिर उसको वो अधिकतम 1 साल तक रोक सकता है। तो इस तरह से उसके पास केवल विलंबकारी अधिकार है। 1 साल बाद यदि कॉमन सभा उसे दोबारा प्रस्तुत कर दे तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। और 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा उसकी शक्ति को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। अगली है वित्तीय शक्ति। तो जो वित्त विधेयक है या धन विधेयक है वो केवल कॉमन सभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि कॉमन सभा ही लोकतांत्रिक संस्था है, इसलिए वहाँ वो पहले प्रस्तुत होता है, उसके बाद में वो लॉर्ड सभा के पास में आता है। तो लॉर्ड सभा या तो उस पर तुरंत हस्ताक्षर कर दे और नहीं तो वह केवल उसको 1 महीने तक रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह केवल वित्त विधेयक को 1 महीने तक रोकने का विलंबकारी कार्य करता है, या उसमें अपने कुछ सुझाव भी भेज सकता है, कुछ परिवर्तन कर सकता है, पर यह कॉमन सभा के ऊपर निर्भर है कि वह उसकी बात को माने या न माने। अगला है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति का अर्थ है कि मंत्रिमंडल को नियंत्रण में रखना, लेकिन वास्तव में ये शक्ति कॉमन सभा के पास में होती है और कॉमन सभा ही मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर सकती है, लॉर्ड सभा नहीं। दूसरा है कि लॉर्ड सभा लेकिन प्रश्न पूछ सकती है, वाद विवाद में हिस्सा ले सकती है और इस तरह से वो मंत्रिमंडल को प्रभावित करने का कार्य तो कर ही सकती है। अगली है न्यायिक शक्ति। अब यह शक्ति ऐसी है जो कॉमन सभा के पास में नहीं है, केवल लॉर्ड सभा के पास में है, और वो यह है कि लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करती है। जब वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय केवल जो कानूनी लॉर्ड है वही कार्य करते हैं, और इसमें 9 कानूनी लॉर्ड हैं और उसकी अध्यक्षता लॉर्ड चांसलर के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इसकी शक्तियाँ या कार्य हमें बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगते हैं कि यह कार्य तो कॉमन सभा के द्वारा भी किए जाते हैं। तो ये कई बार ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में दूसरे सदन या लॉर्ड सभा की आवश्यकता है। तो जो इसके आलोचक हैं वो ये मानते हैं कि लॉर्ड सभा अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि जो इसके सदस्य हैं, सारे सदस्य हैं, वो वंशानुगत हैं और वंशानुगत होने से यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसमें केवल समाज के कुछ ही वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है, इसलिए इसको अलोकतांत्रिक संस्था माना जाता है। दूसरा है कि इसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों और कंपनी के संचालकों की भरमार होती है और ये सब निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति होते हैं। क्योंकि इसमें पैसे वाले व्यक्ति होते हैं तो वो केवल अपने हितों के बारे में ही सोचते हैं, सामान्य जनता के हितों के लिए वो नहीं सोच पाते हैं। अगला है यह सदन अनुदारवादियों का समर्थक है। ये प्रगतिशील विचारों का विरोध करता है। अनुदारवाद दल की सरकार बनने पर तो ये उसका समर्थन करता है, और जब उदारवाद दल की सरकार होती है तो ये उनका विरोध करता है। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये अनुदारवादी प्रवृत्ति के हैं, ये परंपराओं से चिपके रहते हैं और अपनी परंपराओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए जो इसके सदस्य हैं वो वंशानुगत हैं और वो उन्हीं का समर्थन करते हैं। अगला है इसके सदस्य अधिकांशतः उदासीन होते हैं और कई सदस्य तो ऐसे होते हैं कि जो इसकी जो बैठकें होती हैं उनमें हिस्सा लेने भी नहीं आते हैं, यहाँ तक कि उनके जो गेट कीपर हैं वो भी उनको पहचानते नहीं हैं। और मिनिमम हमने पहले पढ़ा था कि 3 सदस्य भी उपस्थित होंगे तो इसकी कार्यविधि को चलाया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर कोई इस तरह का वाद विवाद नहीं होता है जो जनता के लिए लाभदायक हो।
और 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम से यह शक्तिहीन सदन बन गया है। अब जो इसके आलोचक हैं वो इसकी ये आलोचना करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता है, क्योंकि इसमें कुछ दोष होते हुए भी कुछ इसमें अच्छी बातें हैं जो लोकतंत्र के लिए लाभदायक है। वैसे विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसमें 2 ही सदन पाए जाते हैं, और ब्रिटेन में भी ऐसा है। पहला है कि यह सदन नहीं होने पर कॉमन सभा मनमानी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं है। अगर यह सदन नहीं होगा तो कॉमन जो सभा है वो विधेयक पास कर देगी और वह तुरंत प्रभाव से लागू भी हो जाएगा। लेकिन लॉर्ड सभा के पास में वो विधेयक आता है और वो उसको 1 साल तक रोक सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो उस पर विचार करती है और जो भी उसकी लाभ हानि या गुण दोष हैं वो जनता तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विलंबकारी जो अधिकार है वो जनता के लिए हितकारी है। दूसरा है, यह पारित विधेयकों के गुण दोषों पर विचार करता है, क्योंकि इसके पास में समय उपलब्ध होता है, इसलिए वह बारीकी से उन पर विचार करता है कि उसके जनता के लिए क्या हित हैं या जनता के लिए वो अहितकारी है। यहाँ पर तीसरा है, यहाँ पर उच्च स्तरीय वाद विवाद होता है, क्योंकि वे अपनी काफ़ी तैयारी के साथ आते हैं। यहाँ के जो सदस्य हैं एक तो वो वंशानुगत होते हैं और इसलिए उनका जो सोचने समझने का स्तर है वो काफ़ी ऊंचा होता है और वो काफ़ी तैयारी के साथ आते हैं, उनके पास में समय भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो वाद विवाद का स्तर होता है वो उच्च स्तरीय होता है। और कम महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उन पर चर्चा करने का समय कॉमन सभा के पास में नहीं होता है, वो महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार करती है। ऐसी स्थिति में जो कम महत्वपूर्ण विधेयक हैं उन पर लॉर्ड सभा में चर्चा हो जाती है। तो सभी तरह के विधेयक चाहे वो कम महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण हो, सभी पे चर्चा हो जाती है। लॉर्ड सभा के सदस्य निर्भय होकर विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि वो किसी भी दल से संबंधित नहीं होते हैं। कॉमन सभा में तो जो सदस्य होते हैं वो दल की उससे बंधे हुए होते हैं और इतनी उसमें विचार नहीं हो पाता है, निर्भय होकर विचार विमर्श नहीं कर पाते हैं। लेकिन लॉर्ड सभा के सदस्यों के साथ ये बात लागू नहीं होती है, तो वे निर्भय होकर विचार विमर्श करते हैं, उनके गुण दोषों पर चर्चा करते हैं। और अंतिम है, विलंब होने से जनता को सोचने समझने का पर्याप्त समय मिल जाता है, यानी साधारण विधेयकों को वो 1 साल तक रोक सकती है और ऐसी स्थिति में जो भी उसके गुण दोष हैं वो जनता तक पहुंच जाते हैं और जनता अगर उसका विरोध करे तो हो सकता है कि वो विधेयक प्रस्तुत ही ना हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लॉर्ड सभा अनुपयोगी सदन नहीं है, इसकी कुछ उपयोगिता है। इसीलिए विश्व के अधिकांश देशों में, सभी देशों में करीब करीब 2 सदन विद्यमान हैं और वो कॉमन सभा की या निम्न सदन की मनमानी को रोकने का कार्य करता है और जो भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं वो जनता तक उनको पहुंच जाते हैं कि वो उनके लिए हितकारी हैं या नहीं हैं। तो इस तरह से लॉर्ड सभा उपयोगी सदन है। धन्यवाद।